हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। सो आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है GS3 के ऊपर। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली 8 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने GS3 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया और काफ़ी ये जो था इंटरेस्टिंग पेपर था और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हैं हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली। सो लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और आपको कैसे इन द फ्यूचर जो है अपने अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर GS3 को इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। इस ऑटोनोमस बॉडी के बारे में पूछा गया है। देखिए, ये ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश की गई है एक पर्टिकुलर हमारी काउंसिल जो बड़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल है इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसको हम हिमकॉस्टे भी बोलते हैं राइट। सो हिमकॉस्टे, इसका आपने ध्यान रखना है। देखिए, ये काउंसिल है, ये काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस काउंसिल के तहत ही इस कंसोर्टियम को जो है एस्टेब्लिश किया था 1995 में। इस काउंसिल के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेसिफिकली। देखिए, AGISAC, आर्यभट्टा जी इन्फॉर्मेटिक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, आपने इसके बारे में सुना होगा। इनके ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, की सर्विसेज पूछे जा सकते हैं राइट। हिमकॉस्टे के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश जो है पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर ये भी आता है। और भी आपने चेकअप करना है, देखना है कि और कौन कौन सी ऑटोनोमस ऐसी बॉडी हैं जो रिस्पेक्टिव फील्ड में काम कर रही हैं और जो हिमकॉस्टे ने जो है एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि देखिए, GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा हिमाचल प्रदेश का यूनिट है और जब भी हम साइंस एंड टेक की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसे कंसोर्टियम है या कुछ बॉडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब इस कंसोर्टियम के बारे में समझ लेते हैं राइट। सो देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछें तो डायरेक्टली आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली आपको मेंशन हुए दिख जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो कंसोर्टियम है राइट, ये प्रोवाइड करता है R&D सपोर्ट टू दी वेरियस इंडस्ट्री और कैलिब्रेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव है और बाकी फैसिलिटेट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को राइट, अवेयरनेस पैदा करता है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रही हैं तो उनको जो है वो गाइड करता है टाइम एंड टाइम कि आपको नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो है सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है ये कंसोर्टियम। और इसमें ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर आप जाएंगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव मेंशन हुए दिख जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव जैसे है टू एडवांस, एक्वायर एंड डिसेमिनेट साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके रिगार्डिंग जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना है जितने भी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी जो सेटअप हो रखी है हिमाचल प्रदेश में। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। डायरेक्टली आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, 4 मार्क क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसी तरह से जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। जो चीज़ पूछी है वही डायरेक्टली आपको बतानी होती है राइट। अगेन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू बी इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में इन्वॉल्व होना है एंड टू प्रोवाइड अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राइट। ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं, कॉमन सर्विसेज हैं, वो इनको डेवलप करनी है, मैनेज करनी है एंड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है विच वुड बी यूजफुल फॉर दी बोथ इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च। ये आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी इन्होंने अवेयरनेस भी पैदा करनी है वाई दी पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, मीडिया के थ्रू जो है जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस भी पैदा करनी है टू दी मास कम्युनिटी, वो भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जो बताया कि ये प्रोवाइड करता है कैलिब्रेशन सर्विसेज राइट। बर्निंग कैलिपर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कैलिब्रेशन और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो कैलिब्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये इंडस्ट्रीज़ को। और जो कि रहती हैं जो भी टेस्टिंग जो है रहती है, ये कैलिब्रेशन रहती है एज पर द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये कंसोर्टियम के ऑब्जेक्टिव्स जो है ये रहेंगे, सीधे सीधे अपने ऑब्जेक्टिव जो है मेंशन करने थे। तो ये था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था आपसे डिस्क्राइब द की एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस विच नीड अटेंशन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एज पर हिमाचल एनवायरमेंटल पॉलिसी गाइडलाइंस। तो देखिए, जब भी हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट बॉडी मैंने आपको बताई हिमकॉस्टे, उसमें द काउंसिल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को लेके क्या कुछ चल रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में तो यू शुड नो।
तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी गाइडलाइंस है, कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, की एरियाज़ हैं जो कि हमारे प्रायोरिटी बेसिस हमने जो है वो वहाँ पे डिसाइड किए गए हैं कि इनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट करें लेकिन ब्लाइंड डेवलपमेंट ना करें, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ डेडिकेटेड ऐसी पॉलिसी गाइडेंस होनी चाहिए जिनको लेके जो है हमें एक्शन जो है वो लेने हैं, और हमने ध्यान रखना है स्पेसिफिकली जब भी हम कुछ ऐसी डेवलपमेंट करेंगे तो हमें स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है। तो कुछ प्रायोरिटीज एरियाज हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। ये भी डायरेक्टली जो है वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी गाइडलाइंस हैं जो कि रिलीज़ की गई हैं हिमाचल प्रदेश, योर डिपार्टमेंट ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने रिलीज़ की हैं ये, और वहीं से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन जो है आ रखा है। तो इसमें जो है कुछ ये की एरियाज़ है जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर बात की है तो पहले सबसे पहले जो मेंशन किया गया दैट इज़ जो कंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ हाईवेज, डैम्स, ठीक है, इनकी कंस्ट्रक्शन जब होती है तो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला तो यही है कि हमने इन्वायरमेंट को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वेरी फर्स्ट इज़ दिस। उसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑर्चार्ड भी होने चाहिए। देखिए फार्मर्स की वेलफेयर के लिए, और जितने ऑर्चार्ड्स होंगे उतना अच्छा है, लेकिन ऑर्चार्ड्स की एक्सटेंशन जो है वो डिस्ट्रक्टिवली नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इन्होंने सेकंड उसके ऊपर बात की है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे, द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्चार्ड इनटू द एनवायरमेंटली सेंसिटिव एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड्स। एंड देन देयर कम्स थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर बाय द मीन्स ऑफ एनीथिंग, कि फॉरेस्ट कवर की डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो थर्ड पॉइंट रखा गया है, वो भी जो है वो कंसर्न है। और फोर्थ में जो माइनिंग वगैरह रहती है, ठीक है, डीप चैनल कटिंग जो माइनिंग रहती है फॉर मिनरल्स एंड फॉर बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद पॉल्यूशन एंड गार्बेज जो है वो लास्ट में रखा गया है, ठीक है, तो पॉल्यूशन गार्बेज आल्सो जो है वो हैम्पर करता है इन्वायरमेंट को, तो उसको भी हमने चेक इन करना है। तो ये जो है मेन की एरियाज हैं ऑफ इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस जो आने थे डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंटल जो हमारी गाइडलाइंस है, पॉलिसी गाइडलाइंस है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपने इस तरह से भी खुद को इन द फ्यूचर रेडी रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। बिकॉज देखिए हिम कॉस्टिंग, मैंने आपको ये मेन काउंसिल के बारे में बता दिया, जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ इसके अंडर आती हैं उन सबका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी की एरियाज के ऊपर हिम कॉस्टिंग काम कर रहा है उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, BDS, ये यहाँ पे गलती से BDS लिखा गया है, BHS इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल आपके सिलेबस से ही कंसर्न रखता है। जब भी हम हमारे हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम एक्ट की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो इससे पहले भी बड़े सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोडाइवर्सिटी से, और हमें पता भी है हमारा हिमाचल जो है वो कितनी, हमारी हिमाचल प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी है और इसे कंजर्व करना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब ये एक्ट आया तो उस एक्ट के तहत जो है वो 3 टायर सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था। आपको अगर एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 3 टायर सिस्टम कैसे हमने जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, और कैसे ये एक्ट बताता है कि आप नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट। सो यू माइट हर्ड अबाउट 3 टायर सिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट में जो मेंशन किए गए हैं, NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। उसके बाद बात की गई है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की, और जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा, एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट। कब किया गया था, यू शुड नो, ठीक है। उसके बाद BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये लोकल लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है और ये नेशनल लेवल पे है। तो जब भी हम पंचायती राज एक्ट की हमने बात करते हैं, हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, उसके थ्रू जो पंचायती राज की व्यवस्था हमारे हिमाचल प्रदेश में की गई है उसमें भी हम 3 टायर की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, पंचायत समिति की बात करते हैं, जिला परिषद की बात करते हैं। वैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो है 3 टायर सिस्टम जो है की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे इन द फ्यूचर इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं बोर्ड के, BMC के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, आपने अकॉर्डिंगली फ्यूचर में रेडी रहना है। यहाँ पे इस एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इन दी रेफरेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी एक्ट, सो 2002, ठीक है।
तो उसमें सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। बीएमसी के बाद वहाँ पे मेंशन किया गया है, वहाँ पे एलबीएफ के बारे में बात की है, लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में बात की है, एबीएस एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात की गई है, ठीक है। वैसे ही बीएचएस के बारे में वहाँ पे बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। और क्राइटेरिया बताया गया है कि पहले तो बताया गया कि बीएचएस होता क्या है, वो एग्जाम में जैसे पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर से पूछा गया, आपको बताना है कि बीएचएस है क्या चीज़, और क्राइटेरिया मतलब कि कौन जो है इन साइट्स को डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे इस एक्ट में स्पेसिफिकली सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना था। सबसे पहले आपने बताना है कि जो बीएचएस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती हैं उस वो क्या कैसी होती हैं वो, ठीक है। जहाँ पे हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट में बताया गया है बीएचएस को डिफाइन किया गया है। जहाँ बीएचएस को डिफाइन किया गया इस एक्ट के अंडर, वो लाइन जो है सीधी सीधी यहाँ पे आएगी, ठीक है। जिसमें बताया गया कि द एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम, चाहे वो धरती पे है चाहे वो पानी में है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेरीन, हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। जैसे हम टेम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो हेरिटेज बन जाते हैं। जैसे पुराने पुराने टेम्पल्स हैं, बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं, वो हमारी हेरिटेज है, धरोहर है। वैसे भी बड़े सारे ऐसे जो है स्पीसीज प्लांट्स, ऐसे हमारी पूरी पूरी इकोसिस्टम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है स्पीसीज हैं जिनको रहना, हमारे यहाँ पर रहना जो है, धरती पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इकोसिस्टम में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं, फ्रेजाइल एरियाज हैं, उनको क्या करना है, हमने कंजर्व करना है और साइट जो है घोषित करनी है वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। अगर वहाँ पर कोई किसी तरह की कोई छेड़खानी करते हैं तो उसके लिए भी पेनल्टीज़ का प्रोविज़न रखा गया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस एक्ट को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आनी थी। उसके बाद देखिए एट नेशनल लेवल जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है वो ये हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करती है, और स्टेट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है वो जो है ऐसी साइट्स को डिक्लेयर करता है। तो ये सिर्फ चीज़ें यहाँ पे आनी थी, कुछ ज़्यादा नहीं आना था, कुछ बढ़ चढ़ कर जो है इस चीज़ यहाँ पे बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स आपको लगते हैं तो आप लिख सकते हैं एक आधी लाइन, ठीक है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेजर एथनो मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ऑब्वियसली हर साल ही कुछ ना कुछ नया तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर पूछा गया था मेडिसिन प्लांट पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए थे। अब मेडिसिन प्लांट के ऊपर, एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर भी क्वेश्चन एक बार आया था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं, ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए एथनो मेडिसिनल प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, हम कहीं पे भी रहते हैं, लोकल लेवल पे हम जहाँ पे भी आपके घर हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोकल स्पीसीज ऐसी प्लांट्स की रहती हैं जो हम अपने घरेलू तौर के ऊपर उनको यूज़ करते हैं टू क्योर अवर सम सॉर्ट ऑफ, अगर कोई भी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कुछ आती है, अगर हमें कुछ जख्म आ जाता है, जख्म के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर कि हेडेक हो रहा है या कुछ और किसी तरह की रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो अलग अलग ऐसी स्पीसीज जो हैं वो रहती हैं। देखिए आप हैरान हो जाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस तक को क्योर करने के लिए कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज जो है वो हैं रहती हैं। अगर आपने देखा होगा कि टूथ करने के लिए दातुन जब हम करते हैं तभी हम प्लांट कुछ स्पीसीज कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, राइट। ऐसी बड़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि घरेलू तौर के ऊपर हम यूज़ करते हैं। एरेंट सुना होगा आपने, एरेंट कैस्टर, ठीक है, उसके भी जो है वो फ़ायदे रहते हैं। ऐसे ही जो है आपने मुरैया कुनिगियाई भी आपने एक प्लांट स्पीसीज जो है आपने जो है पढ़ी होगी। इसको हम लोकल भाषा में वैसे कड़ी पत्ता बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, इसके भी फ़ायदे रहते हैं। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए भी जो इसके फल जो होते हैं वो काम आते हैं। तो ऐसे कुछ एथनो मेडिसिन प्लांट्स जो हैं, देखिए अगर हम शिवलय की बेल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे सिमिलर प्लांट स्पीसीज मिलेगी। अगर उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, वहाँ पे एक जैसी मिलेगी, एक जैसी वेजिटेशन मिलेगी। अगर हम इनर की बात करते हैं तो कांगड़ा, चंबा, कांगड़ा के अपर एरियाज, ठीक है, और आपकी मंडी, कुल्लू में भी आपको कुछ मिलती जुलती स्पीसीज शिमला में भी देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंगली आपने देखना है, ठीक है। चंबा का पूछा गया तो चंबा में, कुल्लू में कहीं ना कहीं इनकी मिलती जुलती जो है मेडिसिन प्लांट्स वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। चंबा की अगर हम बात करते हैं तो जो आने थे, जो स्पीसीज यहाँ पे आनी थी, ठीक है, जैसे कि तेज पत्ता यहाँ पे वो भी आएगा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। कोई नहीं आई, कड़ी पत्ता भी आएगा यहाँ पे, काफल आपने सुना होगा वो भी आएगा, एरंड ये भी आएगा, और भी बड़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन 4 मार्क क्वेश्चन था, वो आपने जो आपके माइंड में वहाँ पे आनी थी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी थी। अगर आपको बोटेनिकल नहीं पता है तो वो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन की बात करेंगे। देखिए ये तो कॉमन है, वेजिटेशन है हमारी अपर एरियाज़ में, हमारी इस बेल्ट में, इनर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो रोडोडेंड्रॉन हमारा जो है आपको पता भी है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये हमारा स्टेट फ्लावर भी है। रोडोडेंड्रॉन स्टेट फ्लावर भी है, ठीक है। ये ट्री देखिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फ्लावर जो हैं देखिए बहुत
फ़ायदे देते हैं। रेमेटोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ उसमें फ़ायदा देता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा देता है। तो आप नहीं बता सकते हैं। लोकल भाषा, इसका जो लोकल भाषा में से हम कहते हैं वो आप बताओगे बुरांश, बुरांश बोलते हैं। ये आना था, ठीक है। उसके बाद टेक्सास बकाटा भी एक पर्टिकुलर आपके स्पीसीज है प्लांट की, थूनो बोलते हैं इसको लोकल भाषा में। ये जो है वो लेप्रोसी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है, लेप्रोसी, और ये काफ़ी पॉइजनस होता है। ये स्किन जो है, जो भी डिजीज़ रहती हैं उनके लिए क्योर करने के लिए काम आता है। लेप्रोसी के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है, ठीक है। टेक्सास बकाटा, अब ये आगे मुरैया कोई नहीं गया, ठीक है। इसमें गंदाला, कई जगह पे कड़ी पत्ता से हम कहते हैं। ये ओरल हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, और कुछ डायबिटीज़ को भी क्योर करने के लिए देखा जाता है कि क्योर करने के लिए काम आता है। तो ये आप मेंशन कर दोगे। सिनेमम टमाला, जिसको हम तेज पत्ता बोलते हैं, ये ट्यूबर क्लासेस के क्योर करने के लिए जो है हेल्पफुल होता है, ये आप मेंशन कर दोगे। ग्रीविया ऑप्टिवा ध्रुम, ठीक है, जिसमें ब्यूल बोलते हैं लोकल भाषा में, ब्यूल जॉइंट्स पेन के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। और कुछ और भी स्पीसीज आप जो भी आपको लगता है कि आपको पता है, अगर आपको लोकल नेम ही पता है तो वही पुट इन कर दीजिए इस क्वेश्चन में। अगर आप कुछ इनके बोटानिकल नेम अगर याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। एल्बीजिया लेबिक, बेंथ बोलते हैं, ये वॉन्ड को ट्रीट करने के लिए होता है। एंड देन योर एस्कुलेंटा, काफल बोलते हैं, काफल तोथे के लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं। और देन लास्ट वन इज योर एरेंट, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जैसे दिक्कतों के लिए जो है यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह के एथनो मेडिसिन प्लांट्स ये आपके आने थे। और भी बड़े सारे हैं जो आपको लगता है, जो आप सुटेबल आपको लगता है कि आप पुट इन कर सकते हैं, वो आप पुट इन कीजिए। लेकिन रोडोडेंड्रॉन इज़ वेरी 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 पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड टू क्योर द लोकल डिजीज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 था और इस तरह से इसकी टेम्पटेशन होनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए, टेक्सास बकाटा इस तरह से दिखता है ये स्पीसीज, ठीक है, टेक्सास बकाटा। एंड देन दिस इज कड़ी पत्ता, मुरैया कोई नहीं गया, ठीक है, ये इस तरह से दिखता है। ये फल होते हैं जो बेसिकली डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। आपने देखा होगा ये वेजिटेशन तो कॉमन वेजिटेशन है, जो कि आपने डेफिनेटली देखी होगी अगर आप लोअर एरिया में रहते हैं। अपर एरिया में तो ये देखने को नहीं मिलती, ठीक है, बहुत अपर एरिया में देखने को नहीं मिलती, लोअर एरियाज में देखने को मिलेगी। हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना, इन सब जगहों पे ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। इवन चंबा में भी ये देखने को मिलती है, चंबा कुल्लू, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, ठीक है, आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 15, पूछा गया था कि डिस्कस द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ रेणुका वेटलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जितने सारे वेटलैंड हमारे साइड्स हैं, रामसर वेटलैंड साइड्स हैं, रेणुका है, पोंग लेक है और जो चंद्रताल है, इनकी जो फ्लोरा एंड फाउना है ये आपको पता ही होना चाहिए। बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो और ये कुछ ऐसा नहीं था, कुछ अनएक्सपेक्टेड था। तो फ्लोरा एंड फाउना आपको पता होना चाहिए। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो किस किस पर्टिकुलर तरह से जो है वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनके ऊपर, जिनको कंजर्व करने के लिए जो है स्पेसिफिकली उन्हें जो है वो जो है स्पेसिफिकली रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के बारे में भी क्वेश्चन आया था। तो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो फ्लोरा एंड फाउना की हम बात करते हैं तो देखिए, अगर स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज अगर आपको पता है, नंबर पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तभी आप चल सकते हैं। कॉमनली जो होते हैं स्पीसीज, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना की, वो यहाँ पे जो देखने को मिलती हैं वो आपने यहाँ पे पुट इन करनी थी। तो सबसे पहले देखिए, इस लेक में हम देखें तो लगभग 443 स्पीसीज है फाउना की, और 19 स्पीसीज जो है वो ये इक्थाइनोफाउना की भी हैं। इक्थाइनोफाउना इसलिए बोलेंगे कि वेटलैंड साइट है, ऑब्वियसली पानी है यहाँ पे, तो पानी के अंदर जो है मछलियाँ भी हैं। तो मछलियों की कुछ स्पीसीज अगर आपको पता है तो मेंशन कर सकते हैं। जितनी भी वेटलैंड साइट्स हैं, तो जो जो फिश वहाँ पे हैं और स्पीसीज हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिससे यहाँ पे इक्थाइनोफाउना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्यूंथिस लैबियो रासबोरा, आगे मैं बताऊँगा कि कैसी दिखती हैं। प्यूंथियस लैबियो रासबोरा, यहाँ पे शायद मेरी थोड़ी सी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वेरी कर सकती है मेरी, ठीक है। तो लैबियो रासबोरा आगे बताऊंगा कि किस तरह से दिखती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रोमिनेंट वेजिटेशन की बात करते हैं तो साल वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसका बोटानिकल नेम है शोरिया रोबस्टा एंड टोमेंटोसा, ये भी वेजिटेशन है टोमेंटोसा, ठीक है। और इंडियन रोजवुड, और कुछ आपके हाइड्रोफाइट्स भी हैं, जैसे कि कमल का फूल या कुछ और जो पानी में जो कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज रहती हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो आप पुट इन कर सकते हैं। और 103 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, जिसमें से कह रहे हैं कि 66 जो है रेजिडेंटल हैं, ठीक है। आपने लैपिंग सुना होगा, आपने बार्बिट को भी देखा होगा, अगर नहीं देखे तो डेफिनेटली देखिए। अब अगर हम ऑब्जर्व करेंगे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, तो आपको बड़ी सारी स्पीसीज देखने को मिलेंगी जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है। तो बार्बिट बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, इनके भी अलग अलग जो है उनकी कैटेगरी होती है। बार्बिट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। माइना, माइना तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, वो तो वहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। फीजेंट, फीजेंट भी यहाँ पे देखिए, ये भी बड़े सुंदर पक्षी हैं और फीजेंट का ही जो है पार्ट है आपका ट्रैगोपन, ठीक है। एग्रिड, हेरोन, बगुला जिसे हम कहते हैं,
तो इस तरह की स्पीसीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी थी। और कुछ एंगुलेट्स हैं जैसे सांबर हो गया, बाकी डियर हो गया, गोरल हो गया, ये कुछ यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी एविडेंसी में मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपनी बात करनी थी। ये एंगुलेट्स क्या होता है स्पेसिफिकली, यू शुड नो दोज थिंग। अगर आपको नहीं आपको पता है कि ये चीज़ क्या होती है एग्जैक्टली, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को पुट इन कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये इस तरह से जो है वो ये मछली रहती है, लैबियो जो है इस तरह से आपको दिखती है। एंड ये फीजेंट है, ठीक है, फीजेंट इस तरह से दिखते हैं। और ये कॉपर स्मिथ बार्बेट है, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ये भी रेन का वेटलैंड साइड में काफ़ी एविडेंसी में मिलता है। सो माइना एंड बुलबुल, बुलबुल भी आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ये डायग्राम्स तो आपकी जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे पुट इन किए हैं, ठीक है। सो 4 मार्क के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होने थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड जो 8 मार्क के क्वेश्चन की जो ऊपर वीडियो बनेगी वो मैं जल्दी जो है लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है। उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और जो 20 मार्क का क्वेश्चन है उसके ऊपर भी जो है डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।